दुनिया भर के बाजारों से भरपूर तेजी के संकेत और नए संवत की शुरुआत दमदार नोट पर एक बार फिर से होती हुई दिख रही है। आज भी मजबूती के साथ खुलने के हैं आसार। 18,000 के नजदीक पहुंचने की तैयारी निफ्टी की। वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी का दिन, एक्शन है भरपूर। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। बैक इन एक्शन, बैक टू पवेलियन। अनिल जी, हाँ दी, बड़ा मुश्किल था मामला। मतलब वाकई में जो अफरा तफरी का माहौल है, पैक फ्लाइट्स, डिले, फिर लगे जाने में 1 घंटा लगे जाने में, पूछिए मत। मतलब समझिए, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बाय एयर आने के बजाय बाय ट्रेन से भी अगर आप आए तो लगभग उतना ही समय लगे, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो बट वाकई में जो इकोनॉमी में मजबूती है वो आप जितना बाहर निकलते हैं उतना आपका भरोसा बढ़ता है। और मतलब अच्छी बात ये थी दीप कि आमतौर पर पहले भी कई बार दिवाली पर डिमांड रही स्ट्रॉन्ग, लेकिन कई बार ये होता है कि जब इतनी मजबूत डिमांड रहती तो आमतौर पर रिटेलर्स कई बार ये कंप्लेन करते हैं कि जो कुछ खरीदारी हो रही है ऑनलाइन हो रही है ना, एक्चुअली फिजिकल उतनी नहीं होती है। और वो बात सच भी है कि लोग दिवाली के दिन बाजारों में रोशनी देखने के लिए निकलते हैं, खरीदते ऑनलाइन है, रोशनी बाजारों में देखनी है। लेकिन इस बार कम से कम ये बात मैं कह सकता हूँ कि सबसे कम कंप्लेंट्स या नहीं के बराबर कंप्लेंट्स सुनने को मिली। यानी कि बिजनेस सब तरफ थोड़ा बेहतर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो सारी मजबूती के संकेत हैं वो ग्राउंड पर आपको नजर आते हैं। सो ठीक है, एक अच्छा काम और ब्रेक का मिक्स जो हो गया, वापस बैक इन एक्शन। हाँ, ब्रेक तो कहाँ से पूरा शो तो मोटर ट्रेडिंग के दिन और ट्यूसडे। हाँ, मतलब वो एक फिजिकल प्रेजेंस है, यहाँ है या वहाँ है, बस वो फर्क होता है बस। तो मतलब आप उसी में एंजॉय कर लेते हैं। चलिए, बढ़िया। तो गुड टू हैव यू बैक सर। और बढ़िया मूड में इकोनॉमी, बढ़िया मूड में मार्केट्स। बताएं आज के क्या संकेत हैं? संकेत बहुत ही बेहतरीन है दीप। और कभी कभी ऐसा लगता है कि लंबा कहते हैं ना कि वो गैप जो आता है ट्रेडिंग में, या लंबा वीकेंड आता है, शायद ना आए तो बेहतर। क्योंकि पिछले वीकेंड पे भी आप देखें तो फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन के बाद ऐसा लगा मंडे सुबह खुल जाते तो ठीक। कल ऐसा लगा कि छुट्टी वाला मामला था, लेकिन कल अगर खुले होते तो कल ही हम बहुत अच्छी मजबूती दिखाते थे। लेकिन कोई खास बात नहीं, आज भी दिखाएंगे। जो ट्रिगर्स हैं आपके सामने मैं रख दूं, 2 दिनों के ट्रिगर्स हैं आपके लिए, कल देर रात के अमेरिका के और परसों के भी। 2 दिनों में डाउ 350 अंक दौड़ाया। और कल तो एक बार तो डाउ बहुत ही मजबूत था, वो तो प्रॉफिट बुकिंग आकर फ्लैट बंद हुआ है। नेस्डेक परसों बहुत मजबूती से भागा, कल प्रॉफिट बुकिंग आई कुछ नतीजों की वजह से, लेकिन फ्लैट वो बंद हुआ है। लेकिन इन सब के साथ एक दिक्कत है, वो है कच्चे तेल को लेकर। कच्चा तेल अब $96, $90-91 से $96 बड़ी तेजी से उछला। और इसके उछलने के साथ साथ एक अच्छी चीज जो ट्रिगर में मिसिंग है वो ये है कि डॉलर इंडेक्स 110 के नीचे आया है और बॉन्ड यील्ड भी 4% के नीचे। तो ये 2 बड़ी चीजें हुई है, इनका विस्तार से विश्लेषण करेंगे। आज वायदा कारोबार में अक्टूबर सीरीज की एक्सपायरी है। कल नतीजे आए थे वायदा कारोबार की 2 कंपनियों के, क्रॉम्पटन कंज्यूमर और डाबर केयर। आज वायदा कारोबार की 4 कंपनियों के नतीजे, इंडसइंड जिसमें REC, SBI कार्ड्स, लेकिन सबसे ज्यादा नजर होगी टाटा केमिकल्स। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। और जबरदस्त फॉर्म में रहा है टाटा केमिकल्स, हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर भी था। ट्यूसडे को भी रिकमेंडेशंस आई थी। तो खैर, हमारे मार्केट और नंबर्स की तो बात करनी है सर आपसे, बट एक आपने बहुत बढ़िया टिप्पणी दी थी कुछ समय पहले, जब हम देख रहे थे 800 पॉइंट, 1000 पॉइंट के स्विंग्स डाउ पर हमें इंटरडे बेसिस पर दिख रहे थे, बड़ी गिरावट होती थी, रिकवरी होती थी। तब आपने कहा था कि मैं इस वॉलेटिलिटी से खुश हूँ और मुझे ये चाहिए, क्योंकि ये संकेत देता है कि बेस फॉर्मेशन हो रहा है। इस पर मैं आपके राय जानना चाहूंगा सर। एक बार पहले ये देख लेते हैं कि एग्जैक्टली इस पर कहा क्या था। आई थिंक 2 हफ्ते पहले की ये बात थी। हर रोज आप अच्छी खासी वोलेटिलिटी ऊपर नीचे देख रहे हैं। ये कहीं न कहीं अमेरिकी बाजारों में बेस फॉर्मेशन का काम कर रहा है। बायस थोड़ा मेरा अमेरिकी बाजारों में अब पॉजिटिव साइड पर ज़्यादा है बजाय नेगेटिव के। और उसकी वजह एक ही कि एक तरफा मंदी होने के बाद जो एक्सट्रीम वोलेटिलिटी बन रही है वो बेस फॉर्मेशन का काम कर रही है। सो जल्दी से अमेरिकी बाजार अब ज़्यादा खराब नहीं होंगे, ये कंफर्ट रख सकते हैं। शॉर्ट हैं, हल्के हैं, गिर चुके हैं, इवेंट निकल चुके हैं, अब रिकवरी की चांस है। जितना आप बड़ा मूव देखें किसी एक तरफ का, और उसके बाद जितनी ज्यादा वोलेटिलिटी बढ़े, वो बेस फॉर्मेशन बॉटम फॉर्मेशन के लिए जरूरी है। तो जब इतने बड़े फॉल हों और एक तरफा गिरावट हो, उसके बाद अगर आपको बेस बनाकर ऊपर जाने की कोशिश करनी है तो फिर जो चाहिए वो अमेरिका में हो रहा है। पहले बेस बनेगा, फिर बॉटम बनेगा। तो बेस बनने की शुरुआत हो रही है। फिलहाल तो संकेत ठीक दिख रहे हैं अमेरिकी बाजारों से।
बेस फॉर्मेशन पे अनिल जी आपकी स्ट्रैटेजी सटीक रही और आपने कहा भी था बाउंस बैक आएगा। 31,500 का लेवल तो आपको दिखता है, 31,500 के ऊपर डाउ आसानी से होल्ड भी कर रहा है। 31,500 के बाद अब दो चीजें, पहले तो ये बेस्ट फॉर्मेशन में इसमें दीप कोई बहुत बड़ी मतलब अमेरिकी बाजारों का विशेषज्ञ होने की जरूरत नहीं है। ये बेसिक कॉमन सेंस वाली चीज है जो अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करें कि अगर इस तरह के मूव आते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, और वो बहुत साफ साफ चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे। हर चीज आपको देखिए, डॉलर इंडेक्स 115 के आसपास, 4.25% के आसपास बॉन्ड यील्ड्स, राइट, जितनी खराब खबरें आनी है आपको सब आती हुई दिख रही है, उसके बावजूद कंपनियों के नतीजे खराब नहीं, राइट। ये जो बड़ी वॉलेटिलिटी है, और डाउ 25% घटा हुआ है ऊपर से, नैस्डैक 35-37% घटा हुआ है, ऐसा थोड़ी ताला लग जाएगा। मैं ये नहीं कह सकता कि वापस नहीं गिर सकता है, गिर सकता है, लेकिन उस गिरने के पहले एक रिकवरी और एक मजबूती बनेगी, और वो आपको छोड़ना नहीं है। अगर आपको डाउ में 10% की रिकवरी मिले, नैस्डैक में 10-12% की, 15% की मिले, तो क्यों छोड़ेंगे आप? करेक्ट। सो वो चीज़ दिख रही है। और अब मैं ये कहना चाहता हूँ 31,800 के आसपास है, अभी भी मुझे यहाँ से 500-700 पॉइंट की, 700-800 पॉइंट की जगह डाउ मिलती है। 32,500 के आसपास तक के लेवल अभी भी आ सकते हैं। अच्छा, हाँ। सो अभी भी डाउ की तेजी खत्म नहीं हुई है, रिकवरी खत्म हुई है। वहां पर रिव्यू करेंगे। पहला रिव्यू हमारा 31,500 का था कि 31,500 तक तो पहुंचने ही, उसके बाद देखते हैं कि टिकता है नहीं टिकता है। उसने टिकने के सारे संकेत दे दिए। अब मेरा 32,500 के आसपास का लेवल है। 100-200 पॉइंट इधर उधर हो सकता है, क्योंकि मैं डाउ को उतना क्लोजली ट्रैक नहीं करता नंबर्स के लिहाज से, मूव के लिहाज से ज़्यादा ट्रैक करता हूँ बजाय एग्जैक्ट लेवल के लिहाज से। वो हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए रिजर्व्ड है। लेकिन दीप ये साफ बता रहा है कि जो 115 से 110, 109 की रेंज में डॉलर इंडेक्स आया है, 4.25% से 4% के नीचे आया, इसमें एक जो बदलाव हुआ है वो समझने की जरूरत है। एक ब्रिटेन को लेकर जो बड़ी रिस्क थी वो थोड़े समय के लिए टल गई, बिल्कुल खत्म नहीं। मैं नहीं कह रहा खत्म हुई है। रशिया यूक्रेन को लेकर जो आप नेगेटिव खबरें, ये मिसाइल दाग दी, वो कर दिया, ये कर दिया, वो शांति हुई है, ठीक है। इंडिकेटिव फैक्टर बॉन्ड यील्ड के और साथ ही साथ आपके डॉलर इंडेक्स के, वो कंफर्टेबल हुए। और एक और अच्छी बात है कि ब्याज दरों को लेकर जो बढ़त का और जो कुछ महंगाई का मामला है, उसको लेकर भी थोड़े से स्टेटमेंट ठीक कंफर्ट देने वाले आने लगे कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव फेड नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात यह कि इन सब पर बाजार रिएक्शन दे रहा है। नहीं तो क्या कि मूड खराब होना, तो मतलब अच्छी से अच्छी भी खबर आ जाए तो उस पर आपका रिएक्शन नहीं आता। सो अमेरिकी बाजार अच्छी खबरों पर रिएक्शन दे रहे हैं, ये एक प्लस पॉइंट है। और उसके साथ नतीजे, खाली आप अल्फाबेट वगैरह के छोड़ दें जो ये आए खराब, नैस्डैक वाली कंपनियों के, नई कंपनियों के, बाकी पुरानी कंपनियों के और बैंक्स के नतीजे तो वहाँ अच्छे आ रहे हैं। सो आई थिंक, अच्छा 2-4 हफ्ते पहले आप क्रेडिट स्विस को लेकर, गोल्डमैन को लेकर सारी गपशप लगा रहे थे, वो भी धीरे धीरे बंद हो गई अपने आप वक्त के साथ। तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें सेंटिमेंट के लिहाज से ठीक हुई है और उसका असर है। क्या इसका मतलब सब कुछ खराब हो गया? जो हमने बेस बनाया है वो बेस से या बॉटम है? मुझे लगता है अभी भी उसको बेस मानना ठीक है। बेस और बॉटम में एक फर्क है। बेस में ये, बेस उसे कहते हैं कि जहां एक तरफा गिरावट होने के बाद बाजार सपोर्ट लेकर ऊपर आने की कोशिश करता है। बॉटम तब बनता है जब कुछ बड़े इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर बाजार निकल कर टिक जाए कि अब वो पुरानी जो लोज थी वो आसानी से नहीं टूटेगी। एक बार के लिए आज आप ये कह सकते हैं कि 15,200 हमारा बॉटम था, है ना, लेकिन क्या 16,800, 16,750 ये बॉटम था? शायद नहीं, वो बेस है। क्या वापस ट्रेस कर सकते हैं? शायद कर सकते हैं। तो बेस और बॉटम में थोड़ा सा फर्क है, जो वो लंबी स्टडी का विषय है। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि अमेरिकी बाजारों में अभी भी ताकत बची है, थोड़ा और ऊपर जाएंगे। ताकत और ऊपर अभी भी ताकत है। तो बढ़िया आउटलुक दे दिया सर। एक और आपने अच्छी बात कही थी और वो मेरा अगला सवाल भी होगा, बट उससे पहले मैं दर्शकों को भी दिखाना चाहूंगा कि जब ये गिरावट हो रही थी और बड़ी बड़ी गिरावट हम इंटरडे में देख रहे थे, हमने देखा था नवंबर 2020 के स्तरों पर अमेरिकी बाजार जा रहे थे, तब भी आपने कहा था कि ये सही वक्त है अब खरीदने का। 35% ऊंचाई से नैस्डैक भी गिर चुका था, उस समय डाउ बेयर मार्केट में आ गया था। तब आपने कहा था एसआईपी करने का सही वक्त है अमेरिकी बाजारों में। वो बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू था। यस, एक बार वो व्यू में प्ले करना चाहता हूँ, फिर उस पर आपसे सवाल पूछूंगा सर। धीरे धीरे जहाँ नैस्डैक वाले फंड्स में एसआईपी करना शुरू करना चाहिए। मुझे लगता है या तो आप है ना टाइम के हिसाब से एसआईपी कर लो या 1-1% की एसआईपी कर लो। हर 1-1% पे मेरा और पैसा जाएगा। 15 इंस्टॉलमेंट रख लो, क्या फर्क पड़ता है। इंतजार करने का आप मन बना के रखेंगे, नीचे के लेवल और देखने का मन बना के रखेंगे तो पैसे जल्दी बन जाएंगे। और व्यू 6 महीने 12 महीने का ऐसा रखो कि मुझे देखना ही नहीं, जितना गिरना है गिर जाए, जो होना है हो जाए। मैं 12 महीने बाद देखूंगा, 6 महीने बाद देखूंगा, अपने आप बन जाएगा पैसा। उन लेवल से देखें अनिल जी, 3.5% ऊपर आ चुका है नैस्डैक। उन लेवल से अगर आप देखें डाउ
तो भी आपको यहाँ पर करीब करीब 6% की मूव दिख रही है, तो वहां से भी रिकवरी हुई और अच्छे एंट्री का मौका जो आप कह रहे थे वो मिल गया। हाँ दीप, ऐसा मतलब वही बोल रहा हूँ कि कोई मतलब ऐसा देखा जाए इन्वेस्टर्स के एंगल से पैसा बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं है जी। आप देखिए सारे फंड मैनेजर्स का सर्वे देख लीजिए, सब बेरिश है। कैश लेवल 6% पर हाईएस्ट एवर है, राइट। कॉन्सेंस सबका मतलब वो आम राय धारणा बनी हुई है कि बहुत बड़ा रेसेशन, बहुत बड़ी मंदी है, नहीं हो सकती ऐसा नहीं है। लेकिन जब एक साथ सारी खराब खबरें आ जाती है, और एक चीज है ना दीप, अभी तक है ना मार्केट को, चाहे वो अमेरिका हो चाहे कोई दूसरे मार्केट हो, जनरली लोग है ना प्रेडिक्ट इस तरह से करते हैं कि रिटेल जो करेगा उसका ही उल्टा होगा। ऐसा नहीं है, फंड मैनेजर भी इंसान है आपकी हमारी तरह, अगर उनकी भी सामूहिक सोच वो भेड़ चाल वाली होती है कि ओवर बेरिश है, आपका मेरिल लिंच का सर्वे आता है उससे पता चलता है। मैं तो कई बार उससे भी इंडिकेशन लेता हूँ कि अगर सारे के सारे फंड में 90% ये सोचते हैं कि खराब होगा, या अगर 6% हाईएस्ट एवर कैश लेवल पे बैठे, तो वो भी तो संकेत है आपके लिए। संकेत वहां से भी तो मिलते हैं, तो हम तो जहां से मिलते हैं वहां से ले लेते हैं। तो आई एम श्योर अभी भी देखिए, जो लोग ट्रेडिंग के लिहाज से सोचते हैं उनको 8-10% बनता है। डाउ में नेस्डेक में 3-4 हफ्तों में 100% यहाँ से अगर 3-4% और डाउ और नेस्डेक बढ़ता है तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए, वापस आपको मौका देगा। लेकिन अगर आपका व्यू 1 साल 3 साल 5 साल का है तो आप सोचिए मत कि आपने क्या किया, लगा दिया पैसा, भूल जाइए। अच्छा बात कर दीप, क्या होता है जब आप किसी भी इंडेक्स में, स्टॉक में आप सही लेवल पर एंट्री कर लेते हो, उस एंट्री के बाद वो स्टॉक आपको एक अच्छा बढ़कर कुशन दे देता है, तो आपका बेचने का मन नहीं होता। राइट सर। आपका बेचने का मन बार बार कब होता है, जब या तो वो चले ना या आपके भाव से नीचे हो, तो फिर लगता है मैंने गलत तो नहीं कर दिया, अपने आप पे डाउट होने लगता है। करेक्ट। इस केस में अगर आपने सही लेवल पे एंट्री कर ली, अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है महीने 2 महीने का, 8-10% बनता है, बहुत बढ़िया बात है, वापस से चांस लीजिए। लेकिन आप साल 2 साल 3 साल का सोच रहे हैं, फिर तो सोचना ही नहीं है। फिर तो सोचना ही नहीं है। सो आई थिंक सेट है। इवन मेरे ख्याल से हम वो भी कोशिश करेंगे बताने, क्योंकि हम सेम चीज हम Exactly. ऐसी हमारे बाजार के लिए भी आपकी टिप्पणी थी, उस पर भी मैं आपसे बात करना चाहता हूं सर। बट एक और चीज आपने कही थी हमारे लिए, और वो एक इंपॉर्टेंट चीज कही थी, फेस्टिव सीजन और बाजार का कोरिलेशन। आपने दिखाया था, वो रिसर्च आज तक कभी आई नहीं थी, वो पहली बार रखी थी कि जो गणपति के 10 दिन होते हैं बाजार हमेशा पॉजिटिव रिटर्न देते हैं, नेट अगर आप देखें नवरात्रि में पॉजिटिव रिटर्न देते हैं। और जब 2 हफ्ते पहले डर का माहौल था तब कहा था दिवाली तक व्यू रखिए, पॉजिटिव व्यू रखिए। सो अच्छा, इंपॉर्टेंस एक त्योहार की भी हो सकती है, इंपॉर्टेंस एक इवेंट की होती है। अब होता क्या, जब हम बात करते हैं रोज का, तो हम विश्लेषण कर रहे हैं, अगर किसी को रोज का नहीं पोजिशनल व्यू लेना है, तो आप क्या लोगे। अब फॉर एग्जाम्पल आज दिवाली निकल गई, अब आप मेरे को पूछोगे दिवाली तक का तो व्यू दे दिया, अब आगे का क्या, राइट। सो अब नेक्स्ट क्या सोचोगे, नेक्स्ट 31 दिसंबर, नए साल तक क्या व्यू है ना, नए साल पे आएगा, फिर बजट तक क्या व्यू, बजट आ गया तो मार्च तक का क्या व्यू। सो एक इवेंट आपको कोई ऐसी चाहिए आगे जहां तक का आप व्यू बनाने की कोशिश करते हैं। सो उस लिहाज से सबका अपना अपना तरीका है, मेरा तरीका है, और मैं स्टडी करके रिसर्च करके भी देखता हूं कि आमतौर पर इस पीरियड के दौरान कोई माने ना माने अपनी मर्जी। देखिए, हर चीज हम जो बोले वो सही भी नहीं होती, और हर चीज हम जो बोले वो सही अगर होती है, वो भी सारी की सारी लोग मानने कोई जरूरी तो है नहीं। बिल्कुल, सबका अपना अपना दिमाग है, अपना अपना व्यू है, अपना अपना तरीका है बिल्कुल ट्रेड करने का, इन्वेस्ट करने का। लेकिन पॉइंट सिंपल ये कि जो अगर आपको एक पोजिशनल व्यू बन जाता है, प्रॉब्लम क्या है, 16,800-17,000 पे आपको बहुत डगमगाएंगे, डर लगेगा। लेकिन अगर आपको ये कंफर्ट है कि नहीं दिवाली तक मुझे व्यू पॉजिटिव रखना है, बाय ऑन डिप्स करना है, नीचे आए डरना नहीं है, लेना ही लेना है, तो फिर आप कंफर्टेबल हो जाते हैं। यही करने की कोशिश की, इसमें लोगों को अगर फायदा हुआ तो अच्छी बात है। सो ये व्यू लेके पीछे अब मैं व्यू बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब से लेकर दिसंबर तक क्या होगा। सो अभी तक क्लैरिटी ये है कि नवंबर सीरीज, ये अक्टूबर का खत्म हो रहा है जी, नवंबर सीरीज के पहले हफ्ते 10 दिन तक तो मामला ठीक दिख रहा है। अच्छा, हाँ, क्योंकि अभी मुझे डाउन में 700-800 पॉइंट की तेजी और दिख रही है, राइट। सो हम अमेरिका के साथ साथ चलेंगे, अमेरिका के साथ साथ घटेंगे। अब हमें अमेरिका के साथ चलना है, जो हमारे अपने ट्रिगर्स से खत्म हो गए, है ना। कई बार हम डीकपल होकर अपने हिसाब से चलते, अभी नहीं। अब इस सीरीज की खत्म होने के बाद मैं अमेरिका के साथ चलूंगा। ओके, मैं बहुत क्लियर हूँ। ओके, हाँ। और देखो, अपने सिंपल सी चीज, कई बार लोग बोलते हैं आप तो डाउ को क्यों देखते हो, इसको किसको देखना नहीं, व्यू सही होना चाहिए, किसको देख के हो रहा। अगर मुझे लगता है आज दीप की चेहरे पे अगर 2 इंच स्माइल है तो 200 पॉइंट निफ्टी बढ़ेगा, 1 इंच स्माइल है तो मेरे लिए वो ट्रिगर भी काम का है। बिल्कुल, और बड़ी कर लेते हैं। पॉइंट ये कि आप जो भी डेटा देख रहे हो, जिसको फॉलो कर रहे हो, अगर वो आपके लिए सही बन रहा है, सो मेरा ये समझना है, मैं अब
नवंबर सीरीज के लिए मैं डाउ को देखकर तय करूंगा। और शुरुआत में अभी जब तक 500-700-800 पॉइंट और डाउन नहीं बढ़ जाता तब तक व्यू अपना पॉजिटिव है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज बोलूंगा जी, 18,100 बड़ी बाधा है। बड़ी बाधा है। क्यों है आप समझ लीजिए जी। फ्लैशबैक में चलते हैं। 15 जून के आसपास आपने 15,200 के आसपास का 15,180 का आपने लो बनाया था निफ्टी पर जी। करेक्ट जी। याद है? यस। तब आपने हाई बनाया था 18,094 का और वहां से गिरे थे। एग्जैक्ट याद है 18,094, चेक कर लेना है, स्पॉट लेवल बता रहा हूं जी। सो हम उस जगह आ गए जहां से हम 15,200 से चल के वापस 18,100 पे आ रहे हैं। राइट, करेक्ट सर। करेक्ट डेटा के साथ जून से अक्टूबर एंड तक हम वापस नहीं पहुंचे। वहीं पहुंचे। बीच में हमने 2 बार ऊपर नीचे किया करेक्ट 16,750 के आसपास 2 बार गए वहां से वापस रिकवरी हुई। बिल्कुल। अब हम वापस 18,100 पर पहुंच रहे, 18,000 पर। यहां पे हम रुकेंगे। अच्छा, यहां रुकेंगे और यहां एक बार रुकना भी चाहिए 2 वजह से। एक 18,000 बड़ा लेवल है जी, दूसरा वापस आप पूरी की पूरी रिकवरी के बाद वहां अब 18,100 की रेंज को पार करके टिक गए, फिर नया लाइफ हाई बनाएंगे। अगर ये लेवल क्रॉस, फिर नया लाइफ हाई बनाएंगे। उसके लिए नवंबर सीरीज की शुरुआत में देखते हैं, थोड़ा डाउ से सपोर्ट चाहिए। लेकिन अब आज बड़ा गैप होने के बाद 18,100 के आसपास अगर हम पहुंचेंगे, आज पहुंचे कल परसों पहुंचे, वहाँ एक बार प्रॉफिट बुक करके फिर से इंतजार करेंगे। अब नए ट्रिगर्स क्या है वो देखेंगे। ठीक है, क्योंकि 115 वाला डॉलर इंडेक्स 109 हुआ है। ऐसा तो नहीं कि 100 हो जाएगा। हाँ, करेक्ट। अगर हो जाए तो फिर तो हम 18,600 पार ही कर लेंगे। जाना चाहिए। बैंक निफ्टी आपका 41,847 का पुराने लाइफ टाइम हाई पे आ गया, लगभग पहुंच गए। बिल्कुल। तो नेचुरली पुराने लाइफ हाई के आसपास आपको रुकना चाहिए। बैंक निफ्टी में आप पुराने लाइफ हाई के आसपास रुकने की कोशिश करेंगे। निफ्टी में जहां से आपने रिकवरी देकर वापस पहुंचे, इसलिए बुलिश रहना है, पॉजिटिव रहना है, लेकिन लेवल्स को भी ध्यान में रखना है कि कहां होना है। बाय ऑन डिप से कूद के लेने का नहीं, बस बाय ऑन डिप से कूद के लेने। ठीक है। क्या काम कर सकते हैं मार्केट में सर? नंबर्स के लिहाज से तो उतना एक्शन नहीं रहा है, खबर के लिहाज से उतना एक्शन नहीं रहा है, बट आज के मार्केट की अगर बात करें कहां पर रखनी चाहिए नजर? स्टॉक्स में मुझे दीप लगता है रिजल्ट्स के लिहाज से तो कोई खास पिछले 1-2 दिन में हुआ नहीं। मेटल्स आज के स्टार परफॉर्मर हो सकते हैं, यहाँ फोकस करना चाहिए। मुझे लगता है मेटल स्टॉक्स में बढ़िया तेजी बनेगी। जो आपको जैसा समझ में आया रिजल्ट्स के हिसाब से दोस्तों, क्रॉम्पटन और डाबर इन लाइन है। दोनों, डाबर ने थोड़ा एक्विजिशन किया बादशाह मसाला का, हालांकि 2 साल पहले जो वैल्यूएशन था उससे डबल में किया है, लेकिन फिर भी एक्विजिशन बहुत महंगा नहीं है। सो डाबर इनलाइन है, सीजी कंज्यूमर इनलाइन है। मेरा फोकस आज पूरा सिर्फ एक ही सेक्टर पर है, मेटल्स ना, दैट्स इट, और कुछ नहीं, मेटल्स, ओनली मेटल्स। बिल्कुल, डॉलर भी ठंडा हुआ है, बाकी ओनली मेटल्स। ठीक है, तो चलिए ओनली मेटल्स पर है। आइए आज का सेटअप समझते हैं, क्योंकि एक्सपायरी भी है सर आज की, बताएं सर। ऐसा तो देखा जाए दीप 6 के 6 संकेत आज पॉजिटिव है। सिर्फ मैंने FIs का न्यूट्रल लिखा है, शर्म के मारे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एक साथ होता है ना, एक स्टॉक पे 4 एक्सपर्ट एक साथ बाय कॉल दे देते हैं तो फिर वो चलता नहीं है। ऐसे 6 के 6 पॉजिटिव हो जाए तो कई बार चलता नहीं है। तो इसलिए बाकी एक्चुअली FIs के डेटा न्यूट्रल रखे हैं। मैं यही आपको बताना चाहता हूँ, वो भी एक्चुअली पॉजिटिव है। क्यों है? FIs ने कैश मार्केट में बिकवाली की है 250 करोड़ की परसों के सेशन में। 52 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे, यानी कि कोई खास बदलाव नहीं है। लेकिन 3,000 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे। 3,000। और ऐसा नहीं कि ओपन इंटरेस्ट घटकर आया है, बढ़कर आया है। इसका मतलब है कि FIs की तरफ से खरीदारी स्टॉक्स में बराबर हो रही है। इसलिए FIs का मैं डेटा को पॉजिटिव रख सकता था, लेकिन मंथली एक्सपायरी के 1 दिन पहले और दीप 2 दिन से आपको याद होगा, 2 दिन से हम लगातार बार एक ही चीज कर रहे हैं जी। व्यू पॉजिटिव है, व्यू पॉजिटिव है, व्यू पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी हमने परसों बाय कॉल भी दिया था, राइट? बिल्कुल। 41,250 के आसपास और 41,100 का स्टॉप लॉस दिया था, 41,107 का लो बनाया था जी। आज आपको बैंक निफ्टी में फिर से पैसा बनेगा। अगर हालांकि मैंने कहा था कि 2 दिन के रिस्क आप प्रॉफिट बुक करके जाइए, किया है तो भी अच्छी बात, क्योंकि वहां से 150 पॉइंट नीचे था, 200 पॉइंट रखा है तो भी आज पैसा बनेगा आपका। सो ओवरऑल आपको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी में चलना है, गैप से खुल के नीचे आए वहां लेना ही है जी, जब भी मिलता है। सो ये एक FIs के डेटा, बाकी सारे पॉजिटिव हैं। अब आपको सपोर्ट जोन दे दूं जी, 17,775, 17,825 पहला सपोर्ट होगा गैप से खुलने के बाद। गैप से खुलने का मतलब ये कि मैं 17,875, 900 के आसपास जो दिखा रहा है, अगर वहां खुलते हैं तो पहला सपोर्ट जोन आपका 17,775, 17,825 हो जाएगा। इसके ठीक नीचे 17,650, 17,725 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है अब आपके लिए। ऊपर
17,875, 17,975 पहली रेंज है जहां पर बाजार रुकेंगे, टाइम पास करेंगे। इसके पार निकलने की चांस कम है, लेकिन 18,000, 18,075 प्रॉफिट बुकिंग की नहीं, बेचने की जगह। बेचने की जगह है। Profit ये फर्क है। बेचने की जगह। मैं इतने दिनों से रेगुलरली आपको एक तरफा बोल भी रहा हूँ कि खरीदिए खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 18,000, 18,075 की रेंज में एक बार आपको प्रॉफिट बुक करना ही करना है। समझ गया सर। फिर बाद में देखेंगे टिक जाएगा तो फिर से खरीद लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये आप ये भी समझिए, तब आप 1200-1300 पॉइंट नॉन स्टॉप बढ़ जाते हैं, राइट। 4 सेशन पहले आप है ना 17,100 पर थे, 4 से 5 सेशन पे थे, तो इसलिए यहाँ प्रॉफिट भी बुक करना है आपको, ये ध्यान में रखिए। ठीक है। अब आइए बैंक निफ्टी। 41,025, 41,125 पहला सपोर्ट जोन है। इसके नीचे 40,650, 40,775 परफेक्ट खरीदारी की जगह है। अब इसके नीचे जाएंगे तो एक कमजोरी होगी, तो इस रेंज में आपको वैसे आ जाना नहीं है, नोट करके रखें। 41,425, 525 छोटी जगह खुलेंगे वहीं पर। इसके बाद ऊपर 41,840 ये अब तक का हाईएस्ट लेवल है बैंक निफ्टी का, 15 सितंबर का जी। इसको पार करेंगे तो नया हाई बन जाएगा। 41,850 राउंड फिगर में समझो ना, तो 41,825, 41,950 ये 125 पॉइंट की रेंज है, जहाँ हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आएगी। यहाँ पर दीप प्रॉफिट बुकिंग की जगह नहीं कि शॉर्ट करने की, फर्क है दोनों में। हाँ, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग वो करता है जिसकी लॉन्ग पोजीशन है, वो ऊपर बेचेगा तो प्रॉफिट। शॉर्ट वो करता है जो नया ट्रेड कर रहा है। दोनों में बड़ा फर्क है जी। भाषा और शब्द को समझना जरूरी है। तो इसलिए यहाँ प्रॉफिट बुक करने की जगह न कि शॉर्ट करनी। अब आइए सपोर्ट लेवल। मैं चूंकि ऊपर खुलने के हिसाब से आपको 17,875 के आसपास की ओपनिंग से सपोर्ट दे रहा हूँ। जैसे वहाँ खुलेंगे 17,825, 17,775 दो छोटे सपोर्ट है, 17,725, 675 दो मीडियम सपोर्ट है, 17,650 जहाँ पर आप परसों बंद हुए ये फाइनल सपोर्ट। नेगेटिव तो जाएंगे नहीं आप इतना ऊपर खुलने के बाद। ऊपर 17,875, 925 दो छोटे लेवल, 975, 18,000 और 18,025 तीन मीडियम लेवल, 18,075 फाइनल लेवल। 95 होता है, मैंने 20 पॉइंट कम कर लिया। लास्ट तक वेट न करें, अगले 20 पॉइंट तो उसको भी ये भी छोड़ दे, जो 18,075 में आपसे खरीदेगा, उसको थोड़ा तो दे। वो भी तो होना चाहिए ना। बिल्कुल। हाँ, जो देखो धन्यवाद दो तरह के लोगों को देना चाहिए आपको। एक वो लोग जिन्होंने 16,800 में आपको बेचा, यस। दूसरे वो लोग जो 18,000, 18,100 में आपसे खरीदेंगे। दोनों उतने ही धन्यवाद के पात्र। वो नहीं होते तो आप कैसे कमाते। बिल्कुल। इसलिए ये निफ्टी के ऊपर के लेवल। बैंक निफ्टी 41,300 के ऊपर खुलेंगे, इसलिए मैंने 41,200, 41,125, 41,025 ये तीन छोटे लेवल है सपोर्ट के तौर पर। इसके नीचे 40,900, 40,775 और 40,650 मीडियम लेवल। ऊपर की तरफ 41,300, 450 और 41,525 तीन विजिबल लेवल हैं, आराम से आज मिलने चाहिए हायर साइड पर। 41,300, 450 और 525। 525 के ऊपर निकलकर टिके दीप तो फिर 825, 840 का लेवल बनता है। बीच में एक 700 ऐसे अंदाज से घुसा दिया, गैप ज्यादा हो जाता है ना 300 पॉइंट का, इसलिए ऐसे घुसा दिया। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ऐसे घुसा, क्योंकि है नहीं। लाइफ हाई क्लोजिंग आपकी 41,468 की है, लाइफ हाई 41,840 का है, बीच में कोई लेवल बना ही नहीं। ठीक है, करीबन आप समझिए 350 पॉइंट का। तो फिर मैं अपने हिसाब से 700 ऐसे ही डाल दिया। 825 सही लेवल है, 950 ऊपर का लेवल, वहां तक एक बार शॉर्ट कवरिंग में जैसे हाई बनाया 125, 150, 200 और शॉर्ट कवरिंग में 42,000 तक जाने की कोशिश कर सकते। ठीक है, तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके सामने हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के। अच्छा, एफआईएस की पोजीशन कुछ बदली नहीं है और एंड में जो बिग वैल्यू ट्यूजर्स है और हल्के बहुत कंफर्टेबल है दीप। 34% एफआईएस इंडेक्स लॉन्ग पर, और इस सीरीज की शुरुआत याद है 13% पे थी। नहीं गिरेगा, हल्का। अच्छा, एक चीज और बताना चाहता हूँ दीप, यहीं पर जो पुट कॉल रेशियो 0.96 है निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर 1.02। ओवरसोल्ड तो नहीं है, लेकिन बहुत लाइट और कंफर्टेबल है, स्पेशली मंथली एक्सपायरी के दिन, स्पेशली जब ग्लोबल मार्केट्स मजबूत हो, स्पेशली जब पिछले 2 दिनों में मार्केट डे लो पर बंद हो रहे हैं। आप नोटिस किया? यस सर, परसों डे लो पर बंद हुए, बिल्कुल। दिवाली के दिन गैप से खुलकर डे लो पर बंद। डे लो पे बंद होने का मतलब क्या है? आप कल के लिए खराब सोच के जा रहे हो कि ऊपर नहीं खुलेगा जी, और दोनों दिन ऊपर खुल रहे हैं। बिल्कुल। आज तीसरा दिन है जब गैप से ऊपर खुलेंगे। यस सर। अब आज भी जहां खुलेंगे वही डे हाई बना देगा क्या? पता नहीं। यानी हमारा व्यू क्लियर है, इसलिए 2 दिन से लगातार कई लोग मुझे ट्वीट कर रहे हैं, आप तो इतने बुलिश बोल रहे हो, डे लो पे बंद हो रहा है। तो डे लो पे बंद हो रहा है, डे लो पे लेके जाओ।
तो आपको दूसरे दिन बहुत अच्छा गैप gap मिल मिला, रहा बहुत है। अच्छा नो डाउट डे लो पे बंद होता है, छुट्टी होती है तो आपकी हिम्मत नहीं होती, लेकिन पॉइंट सिंपल है कि ये बाय ऑन डिप्स का मार्केट आपके लिए बन गया, राइट। सो आई थिंक आज लगातार तीसरा दिन है, बड़े गैप से खुलेंगे। अब डे लो पे बंद होते हैं। आज के लिए मैं बहुत एग्रेसिवली जो 2 दिनों में बोल रहा था, क्यों नहीं बोल रहा, जबकि मेरा व्यू बहुत तेजी का परफेक्ट वैसा ही है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है और अभी तक का अनुभव ये कहता है कि मंथली एक्सपायरी के दिन है ना, ज्यादा उछल कूद करना नहीं चाहिए। वीकली में एक बार आप कर भी लो, मंथली में कई बार ऐसा हुआ है कॉल्स देने की कोशिश करते हैं, वो मंथली एक्सपायरी के अपने एडजस्टमेंट होते हैं, डेटा ज़्यादा होते हैं, इसलिए आज आराम से देखिए, कल से फिर और अच्छा व्यू बनेगा, बट ध्यान तेजी की तरफ रखिए। ठीक है। विक्स 3% घटा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मौजूदा पोजीशंस एक ही स्टॉप लॉस 17,625, कल 17,650 पे बंद हुए परसों आप, उसके नीचे 17,625 इंट्राडे क्लोजिंग। बैंक निफ्टी का 41,000 इंट्राडे क्लोजिंग, एक ही स्टॉप लॉस, सिंपल, ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं। क्लोजिंग में गैप से खुलने पे वैसे स्टॉप लॉस आपका ट्रिगर हो जाता है, 17,825 का होता है, 811 का परसों का हाई था, आई मीन दिवाली के दिन का, इसके ऊपर निकलते आपको काट लेना चाहिए। जिनको अभी भी बहुत लंबा रखना है स्टॉप लॉस, शूरवीर, वो 18,025 का रखें। हाँ, अब मैं 18,025 बोलूंगा तो आप ही ट्रोल करोगे, 400 पॉइंट ऊपर का कौन स्टॉप लॉस होता है, तो गैप से खुलने के बाद 18,025 होता है अगर आपको रखना ही है तो, और नहीं तो 17,825 अपने आप में सही स्टॉप लॉस है। थैंक यू वेरी मच। 17,825 के ऊपर बंद होता है तो काट लीजिएगा शॉर्ट। ओके। अब आइए बैंक निफ्टी 41,525 के आसपास का हाई बनाया हमने परसों, उसके ऊपर काट लीजिए। 41,468 का अब तक का हाईएस्ट क्लोजिंग है, उसके ऊपर क्लोज मिल रहा है, तो एक ही स्टॉप लॉस है। जिसको दूर का रखना है 41,850 का भी रख सकता है, मैं नहीं कह रहा, आपकी मर्जी से रखो। 800 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस मैं कैसे दूं? करेक्ट, मेरी भी तो मजबूरी है। सो 41,550 स्टॉप लॉस आपके लिए। ठीक है सर। नई पोजीशंस खरीदना है निफ्टी 17,650 का स्टॉप रहेगा आपका, 875 925 दो छोटे टारगेट, 975 18,000 18,025 5 टारगेट बस। 18,075 का भी बनता है, आपकी मर्जी हो तो रुकना, नहीं तो 18,025 पे भी कोई दिक्कत। हमेशा थोड़ा है ना, दूसरों के लिए भी छोड़ो हमेशा। हाँ, ये नियम बना के रखो, दूसरों के लिए भी छोड़ना चाहिए एकदम। अपने जिस दिन जिंदगी में ये सोच लिया कि मेरे को टॉप पे ही नहीं बेचना, बॉटम पे ही नहीं खरीदना, आप ये करके देखिए दीप। मैं दर्शकों को बोल रहा हूँ जो रोज ट्रेड करते हैं उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत काम की चीज़ है। जिस दिन आपने अपने मन में बना लिया कि मैं टॉप पे बेचने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं बॉटम पे लेने की कोशिश नहीं करूँगा, आपका सक्सेस रेशियो अगर बढ़ न जाए तो नाम बदल देना। प्रॉब्लम क्या है कि जहां मैं बेचूं वहीं से घूम के नीचे आना चाहिए, जहां मैं खरीदूं उसके बाद नीचे नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता। उस चक्कर में वो जो एकदम, वो तो एक ही लेवल होता है ना। करेक्ट है ना। करेक्ट। तो अगर वही एक लेवल अगर आप कर पाते हैं हर बार तो मजा ही मजा है प्रभु धन्य है। तो इसलिए किसके आसपास खरीदना है, किसके आसपास बेचना है, एकदम टॉप पे जाने के पहले बेच देना है, एकदम बॉटम पे आने के पहले खरीद लेना है। या बॉटम हो जाने के बाद खरीद लीजिए, टॉप हो जाने के बाद। अगर आपको दूसरा तरीका ये कि ऊपर बढ़ के घूमता हुआ दिखे तब बेच दीजिए जी। दूसरा तरीका ये जो आपको सूट करे वो करिए, लेकिन टॉप और बॉटम ना, अपना काम ही नहीं है। फोमो मत करो, अपना काम ही नहीं है। करेक्ट। एक आध बार कर लेंगे हो जाएगा, होता है एक आध बार होता है, ऐसा नहीं होता, एक आध दो बार हो जाता है। 3 दिन लगातार करके देखिए मजा आएगा अपना टेस्ट हो जाएगा अपने आप। खुद को ही एग्जाम देना है, खुद को ही कॉपी जांचनी है, खुद को रिजल्ट डिक्लेयर करना है और खुद ही को बताना है, किसी और को बताना भी मत। हाँ, अगर पास हो डिस्टिंक्शन से कि 3 दिन मैंने टॉप भी पकड़ा बॉटम भी पकड़ा तो फिर सबको बताना। फिर हम पूछेंगे अगले 3 दिन का भी बताओ, हम आपसे पूछेंगे। बिल्कुल। एनीवे, चलिए, तो निफ्टी खरीदने की ये राय होगी। बेचने की राय 17,975 18,075 की रेंज में बेचिए और 18,150 का स्टॉप लॉस होगा दीप आपका। 17,925 17,875 17,825 775 725 तक के टारगेट के लिए बिकवाली करने की राय भी है। ऊपर में बेचिए, कोई दिक्कत नहीं, इस रेंज में आए जरूर बेचिए। कुछ शूरवीर 900 925 से भी सोच सकते हैं, मूड माहौल देखकर, डाव को देखकर उस समय डिसाइड करें। अभी 18,000 के जितने नजदीक बेचे उतना बेहतर। ठीक है। बैंक निफ्टी खरीदे 41,000 के स्टॉप लॉस के साथ, क्लियर कट वेल डिफाइंड विजिबल स्टॉप लॉस है। 41,450 525 दो छोटे टारगेट, 700 825 मीडियम टारगेट, उसके बाद 950 तक के टारगेट। 850 के ऊपर तो खुला नीला आकाश, ब्लू स्काई जोन, नए लेवल्स, एंजॉय आएंगे, मजा आएगा। हाँ, बेचने की राय जी। एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए बैंक निफ्टी पर एक ही लेवल पे वो 41,800 के आसपास, 840 का लाइफ हाई, उसके आसपास अगर आप बेचना ही चाहते तो बेचिए। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 41,900 का अगर बेचना है तो 41,550 475 और 425 3 छोटे टारगेट, 41,300 200 और 41,125 तक के बड़े टारगेट के लिए बेचना है। अगर किसी को करना ही है तो, राय नहीं है, कोई करना ही चाहे तो करे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है,
तो चलिए ये है आपके लिए सारे के सारे लेवल्स आज की पूरी एक्सपायरी के दिन 2 स्टॉक बैन में। 2 स्टॉक बैन में सर, कैसे ये कर लेते इंटरेस्टिंग हैं होने वाला है। BHL PNB वापस आ गए, ट्यूसडे को कोई भी नहीं था। आशीष सही कह रहे थे, दिवाली के दिन काम कराओगे कुछ भी हो, हाँ? दिवाली के दिन तो छुट्टी होनी चाहिए, यही बोला था ना। बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, बाय द वे, मैं जब काफ़ी लोग मुझे चित्तौड़ में मिल गए थे जी। आमतौर पर जो फीडबैक मुझे मिला लोगों से, उनका सबका यही कहना था कि दिवाली के वक्त तो 2 दिन की तो मिनिमम छुट्टी मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए। कुछ लोग हैं जो जिन्होंने ट्वीट किया था, मुझे ये भी कहा कि भाई हम डेली ट्रेड करने वाले लोग हैं, हम रोज़ ट्रेड करते, रोज़ पैसा आता है, तो छुट्टी होना ठीक नहीं है। मैं उनकी भी भावनाओं का सम्मान करता हूँ। सही बात उनके आए नहीं आए, एक्सचेंज के तो आते ही आते हैं। है ना। बिल्कुल है ना, उनके आए नहीं आए वो तो पता नहीं, देखो उसी दिन आएंगे नहीं आएंगे, तो उसके लिए एक सोल्यूशन है, हम किसी भी सैटरडे को काम करने को तैयार हैं। आप कॉम्प ऑफ ले लो, कॉम्प ऑफ दे दो, बिल्कुल, है ना। आप दे दो ना एक हफ्ते बाद की, इस सैटरडे हमने दिवाली पे 2 दिन छुट्टी दी, तो आपको सैटरडे संडे इस सैटरडे हम काम करवाएंगे, 2 दिन काम करा लो, कोई दिक्कत, करा लेंगे, हम तैयार। हम आपका, हम किसी के नुकसान पे हमें फायदा होना ऐसा हम चाहते हैं, बहुत बड़ा दिल है हमारा। छुट्टी के बदले छुट्टी, उल्टा वॉल्यूम आपको ज़्यादा मिलेगा। अगर किसी सैटरडे आपने पूरा दिन ट्रेडिंग रख ली, तो दिवाली मोरे ट्रेडिंग या दिवाली के दूसरे दिन तो हार्डली वॉल्यूम होता है। आपने देखा भी वॉल्यूम कितने कम थे, तो कुछ वॉल्यूम ही था, उल्टा ज़्यादा वॉल्यूम मिलेगा आपको, ज़्यादा फायदा। हम तो सबके फायदे की बात कर रहे हैं। ऐसी स्कीम ऐसी बनाओ, विन विन सिचुएशन हो, जिसमें सरकार को भी रेवेन्यू ज़्यादा है, एक्सचेंज के भी ज़्यादा पैसे बने हैं, ब्रोकर के भी ब्रोकरेज ज़्यादा बने हैं, ट्रेडर्स को भी ट्रेडिंग करने का मौका ज़्यादा मिले, और हम सबको भी छुट्टी एंजॉय करने का। अब बताओ ऐसी स्कीम कौन बना सकता है हिंदुस्तान में? करके लाओ, बिल्कुल। चलिए, कोशिश रहेगी आ जाए स्कीम। चलिए, हो गई, काम भी कर लिया, छुट्टियां भी गई, चलो लग जाओ वापस, आइए टीम को बुलाइए, चलते हैं। बाय द वे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स अच्छा, आप चाहते तो बता ही देते। चलिए, एक दो नहीं बताना जरूरी है दीप, 17,800 के ऊपर खुल रहे हैं आप जी। एक दो डेटा बहुत काम किए जी। 17,800 के ऊपर खुलते ही निफ्टी पर आपके 2 करोड़ शेयर कॉल राइटर्स ऐसे हैं जो शॉर्ट होकर ट्रैप होंगे। 17,850 के ऊपर खुलते ही, ध्यान से सुनिएगा, 2 करोड़ 40 लाख कॉल राइटर्स जिनकी एक्सपायरी आज होनी है, 17,900 पार करके अगर टिके तो 3 करोड़ 1 लाख शेयर। सो जबरदस्त शॉर्ट है। अब जहां आप खुलते हैं, अगर जितना ज्यादा गैप से खुले उतना इंतजार करें, फ्रेश खरीदारी करेंगे, और वहां से 75, 50, 100 पॉइंट नीचे आता है, वो पहला 15 मिनट में जो मौका मिलेगा वो लेना है। गैप से खुलने के बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे पिछली बार 18,000 के अटके पड़े होंगे, जो भाव आएगा तो 17,900 आएगा तो भाई चलो हल्का करते हैं, उसके बाद जो पहला फॉल आता है उसमें लेना है। समझ गया। कम गैप से खुला तो पहले ही ले लेंगे, ज्यादा गैप से खुला तो इंतजार करेंगे, क्योंकि 17,800 के आसपास आपको शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिल जाएगा, जो 2 करोड़ शेयर शॉर्ट हैं। इसलिए मैं आपको याद होगा दीप, अपने बोले थे 17,700 का पुट, 17,700 का कॉल लेके जाइए अगर आप शॉर्ट है तो, और 17,500 का पुट लेके जाइए अगर आप लॉन्ग है तो। 150 पॉइंट से ज़्यादा की रिस्क नहीं रखनी है, और 150 की जगह 250, 300 खुल जाता है तो। इसलिए आपके पास शॉर्ट में भी रिस्क होती है। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ, रिस्क सिर्फ लॉन्ग पोजीशन में नहीं होती है, शॉर्ट में भी होती है। और अगर आपके पास 17,700 का पुट है तो आपको क्या टेंशन है? करेक्ट, नहीं है ना टेंशन, नहीं है टेंशन। सॉरी, 17,700 का कॉल, माफ कीजिएगा, 17,700 का कॉल लेके गए तो क्या टेंशन है? कोई टेंशन नहीं है। खुलने दो 17,900, मेरे पास 17,700 का कॉल है, जो थोड़े बहुत पैसे लगे वो मेरी प्रीमियम हेजिंग प्रीमियम थी, है ना। अब आइए बैंक निफ्टी, 41,500, 525 का हाई था, 530 का, उसके ऊपर खुलेंगे 1 करोड़ 8 लाख शेयर बैंक निफ्टी शॉर्ट होगा दीप, 1 करोड़ 8 लाख शेयर बैंक निफ्टी। सो अब 41,000 टूटेगा ही नहीं, अब आप नहीं टूटेगा, बिल्कुल। 41,500 पार करने के बाद हो सकता है 41,500 ही ना तोड़े, क्योंकि इतने शॉर्ट हो जाएंगे। सो आज का दिन शॉर्ट कवरिंग के नाम, आज शॉर्ट कवरिंग है, वो भी एक्सपायरी के साथ। हर लेवल पे शॉर्ट कवरिंग मिलेगी आपको, नीचे सपोर्ट मिलेगा। सो आप फ्री फॉल नहीं होगा, ये कंफर्ट रख सकते एक्सपायरी का दिन। अंडरस्टूड सर। चलिए, बढ़िया एक्शन है एक्सपायरी के दिन, संकेत भी अच्छे आ रहे हैं। आइए फिर खबरों पर भी डालते हैं नजर आज की। हमारे साथ कुशल, नुपुर और वरुण, साथ ही आशीष हैं तैयार। कुशल, मॉर्निंग, बताएं ट्रिगर्स और खबरें आपके पास कौन सी हैं?
मॉर्निंग डीप ट्रिगर्स के लिहाज से आज एफएनओ की 4 कंपनियां अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगी, जिसमें इंडस टावर, टाटा केमिकल्स, आरईसी समेत एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स पर नजर रखिए। कैश सेगमेंट से कुछ चुनिंदा इंपॉर्टेंट नाम बता देता हूं, जिसमें लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, सी इन्फो सिस्टम्स, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स और साथ ही वी-गार्ड इंडस्ट्रीज अपने नंबर्स भी डिक्लेयर करेंगे। कावेरी सीड्स पर फोकस रखिए, यहां पर शेयर बायबैक पर आज कंपनी की बोर्ड बैठक होने वाली है। साथ ही नर्मदा एग्रोबेस, ये एसएमई प्लेटफॉर्म से अब मेन बोर्ड पर शिफ्ट होते हुए आज से नजर आएंगे। साथ ही एक्स डेट है इन्फोसिस, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, जो इन्होंने अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया था। एनएमडीसी स्पिन ऑफ हुआ है यहाँ पर डिमर्जर की वजह से, तो एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स में एडजस्टमेंट्स रहेंगे। और साथ ही ग्लोबल इवेंट के लिहाज से ईसीबी का जो ब्याज दरों पर फैसला है वो आता हुआ दिखेगा। यूएस के Q3 जीडीपी आंकड़े और गूगल, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट की अर्निंग्स के बाद एप्पल और अमेजॉन की अर्निंग्स भी आज आने वाली है। तो इन सब इवेंट्स ग्लोबल और लोकल पर आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल, तो कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जहां पर ध्यान रखना है। नुपुर, मॉर्निंग, बताएं क्या है आपके पास नतीजे? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले डाबर, जहाँ पे नंबर्स जो आए हैं Q2 के, वो अनुमान के हिसाब से ही आए हैं और कंपनी ने जो क्वार्टरली अपडेट दिया था तो वहाँ से काफ़ी आइडिया मिल चुका था। रेवेन्यूज़ 6% से बढ़कर आए, कामकाजी मुनाफा देखे तो 3% से कम होकर आया। मार्जिन 20% का एक्सपेक्टेशन था, 20% के आसपास आए। और जो FMCG ग्रोथ है, डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ, वो 1% के आसपास है, अनुमान करीबन 0 से 1% का था। लेकिन शायद ये नंबर साइडलाइन होते दिखेंगे आज आपको। स्टॉक का रिएक्शन जो कंपनी ने एक्विजिशन किया है उस पर हो सकता है, क्योंकि कंपनी ने बादशाह मसाला प्राइवेट लिमिटेड के साथ शेयर परचेज एग्रीमेंट किया है। 51% की होल्डिंग खरीदने वाली है कंपनी 587 करोड़ में। जो एंटरप्राइज वैल्यू है वो करीबन 1150 के आसपास है। अगर कंपनी के प्रेजेंटेशन से हम डेटा निकालें तो उनका कहना है कि ये इस साल हो सकता है कि ईपीएस न्यूट्रल हो, लेकिन आने वाले साल में काफ़ी पॉजिटिव होने वाले हैं, क्योंकि इस कंपनी के मार्जिन डाबर से काफ़ी ज़्यादा है। क्रॉप एंड कंज्यूमर की बात करें तो जो नतीजे वो काफ़ी इन लाइन है एस्टिमेट से। मार्जिन से हालांकि थोड़ा मिस आते वहाँ पे दिखाता है। रेवेन्यूज़ 1700 करोड़ के आसपास है, लेकिन ये नंबर्स पिछले साल से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि बेस में जो कंपनी ने एक्विजिशन किया था बटरफ्लाई गांधीमती का, वो अमाउंट नहीं है। जो मार्जिन से वो 11% के आसपास आते दिखे, जो एस्टिमेट था वो 12% के आसपास का था। कैश से ग्लैंड फार्मा के नंबर्स आए हैं जो काफ़ी कमज़ोर हैं। रेवेन्यूज़ करीबन 3% से कम होकर 1040 करोड़ के आसपास आती दिखी। कामकाजी मुनाफा भी 21% से डाउन है और जो मार्जिन से वो 35% से कम होकर 28% इस बार आते दिखे। पीसीबीएल काफ़ी मिले जुले नतीजे, क्योंकि रेवेन्यूज़ 53% से इस बार बढ़कर आए हैं, लेकिन जो मार्जिन से वो 17.5% से कम होकर 11.5% होते दिखे। चेन्नई पेट्रो के भी नंबर्स देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफ़ी कमज़ोर है। जो रेवेन्यूज़ है वो 16% से इस बार कम होकर आए हैं। जो कामकाजी मुनाफा है वो 3400 करोड़ से कम होकर 228 करोड़ होते दिखा और मार्जिन सिर्फ 1% के होते नजर आए। सेंचुरी टेक्सटाइल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी के नतीजे आते दिखे। यहाँ पे रेवेन्यूज़ 21% से ऊपर है, कामकाजी मुनाफा भी 64% से ऊपर आते दिखा और मार्जिन भी काफ़ी इंप्रूवमेंट थे, इस बार 10% से बढ़कर 13% होते दिखे। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ नतीजे। आइए वरुण से भी जानते हैं कुछ नतीजे और साथ ही खबरें भी। मॉर्निंग वरुण, बताइए। मॉर्निंग डीप, तो सबसे पहले तिरुमलाई केमिकल मिले जुले नतीजे हैं, जहाँ पे रेवेन्यूज़ तो 20% बढ़े हैं, लेकिन मार्जिन्स में 7% की गिरावट है और मुनाफा जो है 32% इस कंपनी का गिर चुका है। आईएफएल फाइनेंस, यहाँ पे रेवेन्यूज़ बढ़े हैं करीब 17% के आसपास, 1777 करोड़ के आसपास ही आया है और मुनाफा जो है उसमें 30% की बढ़ोतरी है, 380 करोड़ पे आए हैं 251 करोड़ से बढ़कर। अब खबरें, हमारा राजा बैटरीज यहाँ पे नज़र रखेगा, क्योंकि जनवरी सीरीज से ये एफएनओ से बाहर होने वाला है, ये खबर आ चुकी है। इसके अलावा जेनटेक, बीएल, डीसीएम श्रीराम, ये जो ड्रोन बनाने वाली कंपनियां हैं, यहाँ पे नज़र रखेगा। एएनआई की तरफ से खबर आई है कि भारतीय सेना ने पैरा स्पेशल फोर्सेस के लिए 750 ड्रोन खरीदने के लिए टेंडर जारी कर दिया है। जी एंटरटेनमेंट, यहाँ पे जी और सोनी जो है 3 हिंदी चैनल्स को बेच सकते हैं, ये सहमति हो चुकी है, ऐसी पीटीआई की तरफ से खबर आई है। बिग मैजिक, जी एक्शन और जी क्लासिक जो है उसको बेचने पे विचार है। बेसिकली सीसीआई के अप्रूवल्स के लिए इसका क्योंकि कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाती है, इसके लिए कहीं ना कहीं ये जो 3 चैनल्स है इसको बेचने पे विचार हो रहा है, ये पीटीआई की तरफ से खबर है। वहीं डिश टीवी और सन टीवी पे नजर रखेगा, क्योंकि डीओटी ने नेटवर्क ऑपरेशन एंड कंट्रोल सेंटर चार्जेस जो है वो ख़त्म कर दिए हैं। डीटीएच, एचआईटीएस, टीवी ब्रॉडकास्टिंग से जुड़ी कंपनियां जो है उनको स्पेस सेगमेंट में इस्तेमाल के लिए जो चार्जेस थे उसको ख़त्म किया है और 1 अक्टूबर से ये जो नया है आदेश उसको मान्य होगा। जो 29 अक्टूबर 2003 का आदेश था उसको फिलहाल रद्द कर दिया गया है, तो इन कंपनियों पर भी नजर रखेगा।
बिल्कुल, तो ब्रॉडकास्टर्स के लिए बड़ी खबर आ रही है और साथ ही कुछ और खबरें भी आपके लिए। कुशल, बताएं कौन सी खबरें हैं आपके पास? देखिए, खबरों के लिहाज से आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स फोकस में रहेगा। कंपनी को 103 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है एमिटी कैंपस हैदराबाद की कंस्ट्रक्शन के लिए, करीबन 60 करोड़ का, और बाकी मुथूट हॉस्पिटल के लिए 43 करोड़ का। इनफैक्ट ग्लेनमार्क फार्मा, यहाँ पर इनके लिए एक नेगेटिव अलर्ट आया है, इंपोर्ट अलर्ट है। ये यूएस एफडीए से जो बद्दी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसको लेकर ये इंपोर्ट अलर्ट आता हुआ दिखा है। हालांकि 1 से 2% ही इनका FY22 में इस फैसिलिटी से इस सप्लाई के लिए योगदान था। इनफैक्ट जाइडस लाइफ साइंस पर भी नजर रखिए। यहाँ पर फंगल इन्फेक्शन के इलाज में आने वाली एक दवा, इनफैक्ट इंजेक्शन है, जिसको यूएसएफडीए से अंतिम मंजूरी मिल गई है। तो फाइनल अप्रूवल के बाद आगे चलकर इनकी कमर्शियल सेल्स होती हुई दिखेगी। तो जाइडस लाइफ साइंस के लिए पॉजिटिव खबर है। हीरो मोटोकॉर्प कंपनी ने दक्षिण पूर्व एशियाई बाजारों में प्रवेश किया है और यहाँ पर जो फिलीपींस है उसमें ये डेब्यू करने वाले हैं। टेरा फर्मा मोटर्स कॉरपोरेशन के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है, जिसके तहत एक्सक्लूसिव असेंबलर और डिस्ट्रीब्यूशन टीएमसी फिलीपींस बनती हुई दिखेगी। पीटीसी इंडिया और पीएफएस ये फोकस में रहेंगे, क्योंकि कंपनी ने फोरेंसिक ऑडिट का स्टेटस जारी किया है और इन्होंने ये कहा है कि किसी फ्रॉडुलेंट एक्ट की रिपोर्टिंग नहीं हुई है। कंपनी में फंड्स की किसी भी तरह से दुरुपयोग की रिपोर्ट भी नहीं है। इनफैक्ट फाइनेंशियल रिजल्ट्स का जो स्टेटस है उसमें भी इन्होंने अपडेट दिया है। और कंपनी को एक्सचेंज की तरफ से ये नोटिस मिला था कि यहाँ पर 19 अक्टूबर से पहले पहली 2 तिमाहियों के नतीजे अगर पेश नहीं करते हैं तो 25 अक्टूबर से कंपनी जेड कैटेगरी में प्रवेश करेगी। जेड कैटेगरी मतलब अगर कोई लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स ये कंप्लाई नहीं कर पाते हैं तो इसको उस कैटेगरी में डाला जाता है। तो इस वजह से ये कंपनियां फोकस में रहेंगी। और अंत में बल डील है पंजाब अल्कलीज पर, जहां पर क्वांट म्यूचुअल फंड ने लगभग 45.5 लाख शेयरों की खरीदारी की है 79 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। ऑलराइट, तो ढेरों खबरें हैं और कई सारे नतीजे हैं, पर इन पर कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी हैं। चलते हैं आशीष के पास एफआईआर के लिए। आशीष, पहले शुरुआत करते हैं टॉप नतीजों पर जो रिपोर्ट्स हैं उनके साथ, बताइए। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दीपांशु। डाबर के साथ शुरुआत कर लेते हैं। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट है। इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 532 की क्लोजिंग है, 537 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। और मान रहे कि नतीजे अगर आप देखें तो काफी हद तक इनके अनुमान के मुताबिक ही देखने को मिले। लेकिन खास बात है कि इन्होंने जो बादशाह मसाले का अधिग्रहण किया इसको गोल्डमैन सैक्स थम्स अप दे रहे हैं। अच्छा मान रहे हैं इस अधिग्रहण को, इस डाइवर्सिफिकेशन को। 680 रुपए का लक्ष्य दिया। वहीं मैक्वायरी अगर आप देखें तो 5 से 90 रुपए पर लक्ष्य को जो है बरकरार रखे हुए हैं। ग्लैंड फार्मा यहाँ पर अगर आप देखें तो डाबर से ज्यादा रिपोर्ट्स आई मेरे पास। नतीजे ऑपरेशनल लिहाज से बहुत कमजोर, और गोल्डमैन सैक्स भी यही मान रहे कि देखिए इनका जो आय का आंकड़ा है, सेल्स का आंकड़ा, वो तो ठीक ठाक है, लेकिन जो कामकाजी मुनाफा इनके अनुमान से कमजोर देखने को मिला। इसके चलते इन्होंने जो लक्ष्य है वो 2615 से घटाकर 2530 कर दिया है। 2225 की क्लोजिंग है। वही जेफरीज अगर आप देखें तो इन्होंने रेटिंग को तो अब डाउनग्रेड कर दिया, होल्ड की राय दे रहे हैं, 2241 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। और साथ में अगर आप देखें तो ईपीएस के अनुमान में काफी बड़ी कटौती की है, 11 से लेकर 15% की कटौती कर दी है। मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 2748 रुपए के लक्ष्य के लिए। सिटी ने बिकवाली की राय को बरकरार रखा है और लक्ष्य 2140 से घटाकर 1920 रुपए कर दिया है। नोमिरा भी अगर आप देखें तो न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन टारगेट किया है इन्होंने कट। एमसीएक्स यहाँ पर भी खास नजर रखनी होगी, क्योंकि यूबीएस की तरफ से बहुत बढ़िया रिपोर्ट है। ये स्टॉक में तेजी भी देखने को मिली थी, अब इन्होंने लक्ष्य को बढ़ाकर सीधे 2000 कर दिया। 1495 रुपए की क्लोजिंग है। और साथ में कह रहे कि नतीजे काफी बढ़िया देखने को मिले थे, और लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो इस तेजी के बाद भी बाजार पूरी तरीके से फैक्टर इन नहीं कर रहा कि जिस प्रकार से इनके ऑप्शंस की वॉल्यूम में ग्रोथ आई है, यहाँ पर काफी बढ़िया ग्रोथ पोटेंशियल है। तो एमसीएक्स ये स्टॉक भी आप अपने रडार पर रखें। तो आशीष, सबसे बढ़िया रिपोर्ट कौन सी लगी, एसबीआई लाइफ या एमसीएक्स? सर एसबीआई लाइफ तो बताई नहीं है मैंने अभी तक, लेकिन एसबीआई लाइफ बताई नहीं, इसीलिए तो पूछा मैंने, इसीलिए तो अलर्ट किया मैंने कहा बताओ। सर 35% की अपसाइड मान रहे हैं मॉर्गन स्टैनली। ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं, 1700 रुपए का लक्ष्य दिया। सबसे बढ़िया रिपोर्ट यही है। ओके, इसके अलावा और कौन सी रिपोर्ट्स हैं? सर जेएसडब्ल्यू स्टील, यहाँ पर भी आप मेटल का जिक्र कर रहे थे तो मैक्वारी की तरफ से देखिए अपग्रेड आ गया। आउट परफॉर्म की रेटिंग अब ये दे रहे हैं, 450 रुपए का लक्ष्य दिया। हालांकि 644 की क्लोजिंग है, लेकिन अगर आप देखें तो टारगेट प्राइस इन्होंने जो है थोड़ा बहुत इंक्रीज किया और रेटिंग को भी अपग्रेड किया है। यूनाइटेड स्पिरिट्स यहाँ पर भी नजर रखिएगा। सिटी की तरफ से न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, 864 की क्लोजिंग है, 910 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। और मान रहे कि प्रेस्टीज एंड अबाव सेगमेंट यानी जो प्रीमियम सेगमेंट होता है, यहाँ पर ग्रोथ काफी बढ़िया देखने को मिली है। मैक्वारी ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 710 के लक्ष्य के लिए।
आईजीएल पर मैक्वायरी आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 450 रुपए के लक्ष्य के लिए। एमएनएम पर एचएसबीसी ने खरीदारी की राय दी है, 1281 की क्लोजिंग है, 1480 रुपए का लक्ष्य है। और अंत में डिलीवरी, यहाँ पर लगातार रोज रिपोर्ट्स आती रहती हैं। क्रेडिट स्विस की तरफ से रिपोर्ट है, न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, स्टॉक लुढ़ककर 383 आ गया, लेकिन इन्होंने 675 पर लक्ष्य को अपने बरकरार रखा है। और खास बात यह भी की है कि जो करेक्शन आ गया है इसके बाद स्टॉक फैक्टर कर रहा है 13% CAGR की रेवेन्यू, लेकिन अभी तक का बेस अगर आप देखें तो 17% CAGR का है, तो डिलीवरी यहाँ पर भी नजर रखेंगे। के तो ये है आपके लिए रिपोर्ट सारी की सारी जो है आज दमदार एक्शन इनके आगे पीछे आपको जरूर देखने को मिलेगा। धन्यवाद आशीष सारी रिपोर्ट्स देने के लिए। तैयार है हमारे सारे एक्सपर्ट्स वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी के दिन, वक्त है पिक ऑफ द डे का। कौन कौन आ गया जरा चेक कर लेते हैं। बंसल जी आ गए हैं, कुणाल जी भी लंबी चौड़ी छुट्टियां मनाकर फाइनली लौट आए। किरण जी इन सब के बीच में लगातार एकदम रेगुलर रहे हैं, उपस्थित रहे हैं। सुमित जी भी कमोबेश ठीक ठाक ही रही है, प्रेजेंस कोई ख़राब नहीं। पालिया साहब का भी शौक, पालिया साहब बंद गला, वेरी गुड। सेठी साहब और साथ ही साथ हिमांशु गुप्ता जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, सबको सुप्रभात। शुरुआत करते हैं बंसल जी आप ही के साथ, बताएं सर पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी देखिए, सिंगापुर निफ्टी से ऊपर खुलने के संकेत हैं, तो इस गैप अप ओपनिंग को यूज करूंगा शॉर्ट सेलिंग करने के लिए। बेचना है ब्रिटानिया के चार्ट्स में डे बिफोर यस्टरडे एक ब्रेकडाउन देखने को मिला था, टेक्निकल स्ट्रक्चर खराब है। लीवर के नतीजों के बाद एफएमसीजी में आईटीसी को छोड़कर सब कुछ हिल रहा है, तो ब्रिटानिया में नीट क्लीन क्लियर ब्रेकडाउन है। 3810 3810 स्टॉप लॉस, 3600 पहला टारगेट, 3524 दूसरा टारगेट, और ब्रिटानिया में सेल है मेरा पिक ऑफ द डे। क्या दिवाली के बाद वो दिवाली मिलन समारोह में क्या कुणाल जी ने आपको चाय और ब्रिटानिया के बिस्किट ऑफर कर दिए? इतना क्या नाराज है ब्रिटानिया से? चलिए बंसल जी निरुत्तर हो चुके हैं। मुझे भी लगा थोड़ा ज़्यादा वाला शॉट थोड़ा ज़्यादा कड़क लग गया। ओके बंसल जी हम समझ गए। आइए कुणाल जी स्वागत है आपका, बताएं सर पिक ऑफ द डे। अनिल जी सुप्रभात, दीपांशु सुप्रभात। अनिल जी देखिए, आप दीपावली के दिन अनिल जी रात में मेरे सपने में आए थे और अनिल जी आपने कहा था कि ये जो संबत है अनिल जी ये बड़ा ही जबरदस्त होने वाला है अनिल जी। तो 2079 संबत गजब का होगा अनिल जी आपने कहा था। और आपको जो उदयपुर में आप मिठाई खा रहे थे अनिल जी वो भी मुझे भेजेंगे ये भी कहा था। दूसरा वाला तो ठीक है, मिठाई तो पहुंच जाएगी, लेकिन पहले वाले के लिए तो आप शो देख लेते तो भी आपको पता चल जाता। उसके लिए तो मुझे सपने में बुलाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन बंसल जी बिल्कुल, सॉरी कुणाल जी, बिल्कुल आपके लिए आपकी पसंद की बता दीजिए कौन सी है, प्लीज डीएम। नहीं तो क्या है, यहाँ पे ट्विटर पे डालेंगे बहुत लोगों को पता चल जाएगा कि आपकी क्या पसंद है। पता चला आपको चाहिए एक ही पैकेट, 25-50 आ गए। बताएं सर पिक ऑफ द डे। अनिल जी देखिए, आप ही के जो आपने मुझे सुझाव दिया अनिल जी सपने में आकर के, उसी की तर्ज पर अनिल जी खरीदारी की राय है और खरीदना है बैंक निफ्टी जो कि आपके दिल के करीब है। मुझे लगता है अनिल जी आज एक ऐतिहासिक ब्रेकआउट आपको बैंक निफ्टी के चार्ट पर आता हुआ दिखेगा, तो मेरी खरीदारी की राय है बैंक निफ्टी पर। कंडीशन यह है कि 41,600 के ऊपर स्पॉट में बैंक निफ्टी ट्रेड होने लगे। स्पॉट के लेवल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आज एक्सपायरी है, तो 41,600 के ऊपर बैंक निफ्टी अगर ट्रेड होता है तो मेरी खरीदारी की राय है। स्टॉप लॉस 500 अंक नीचे 41,100 पर रख लें। पहला लक्ष्य होगा 42,500 का, दूसरा लक्ष्य 43,000 का, 43,000 का, तो 43,000 के पोजिशनल टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में मेरी खरीदारी की राय है। बिल्कुल मेरे इलाके में घुसपैठ के लिए तैयार है कुणाल जी, बहुत बढ़िया। 41,530 वो स्पॉट लेवल है जिसके ऊपर ब्रेकआउट आता है, तो सेफर साइड पर 41,600 जो बता रहे हैं कुणाल जी, वहां पर आप ब्रेकआउट देखकर खरीदारी करने का सोचे। आइए बढ़ते आगे। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी तेजी का साइड का ट्रेड लेके ही काम करना है, तो जो स्टॉक तेजी की साइड में है वो है ग्रासिम। ग्रासिम के अंदर एक मोमेंटम बना हुआ है, स्टॉक का स्ट्रक्चर मजबूत है। ग्रासिम यहाँ से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए, तो ग्रासिम के अंदर खरीदारी करें। 1690 का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है, और ऊपर में ग्रासिम में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 1740 से 1750, ये इमीडिएट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के टारगेट होंगे। ओवरऑल 1780 रुपए तक के लेवल ग्रासिम में ऊपर की तरफ देखने को मिलने चाहिए।
तो पिक ऑफ द डे के तौर पे खरीदारी करें ग्रासिम, 1690 का स्टॉप लॉस, 1740 1750 का टारगेट। जिस तरह से मंदी के वक्त आमतौर पर या फिर मार्केट का मूड माहौल थोड़ा ढीला डाला हो तो कुणाल जी, राकेश जी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को देते हैं, फार्मा कंपनियों को, जैन साहब भी बड़े बड़े स्टॉक लाने लगते हैं। ठीक उसी तरह से सुमित जी भी कई बार ग्रासिम इसी तरह से देते हुए पाए गए। सुमित जी ये सही है? इसका मतलब ये कि सुमित जी ने 2 दिन कोई काम नहीं किया, परसों से लेके कल और आज सुबह तक, फिर उनको लगा कुछ तो देना, चलो ग्रासिम दे दिया जाए। नहीं अनिल जी, ऐसा नहीं है। अच्छा, कल मैंने नहीं काम किया, ये आपकी बात सही है, लेकिन आज सुबह चलिए बढ़िया। लेकिन चार्ट पर है मजबूत। सुमित जी की राय है ग्रासिम में खरीदारी करने की। 1740 1750 का रखें टारगेट। किरण जी सुप्रभात, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। अनिल जी मॉर्निंग, दीप मॉर्निंग। मेरी कैश स्टॉक का रिकमेंडेशन रहेगा पिक ऑफ द डे के तौर पे शेषाशाही पेपर, जिसने एक बहुत अच्छे कंटिन्यूएशन पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। 310 रुपए 70 पैसे का क्लोजिंग है। 304 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। 324 329 के आज के लिए टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। क्या बात है, पेपर स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी है। ओरिएंट पेपर हमने इस साल के पिक के तौर पर दिया था। नतीजे जो अब तक के पेपर कंपनियों के आए तगड़े, और दीप एक और नंबर्स जो आए सेंचुरी टेक्सटाइल के बढ़िया आए, उसमें पेपर डिवीजन के नंबर्स अलग से देखिए, जरा पढ़िएगा, उससे आपको अंदाजा लगेगा, क्योंकि सेंचुरी लीडर है पेपर के मामले में, उससे आइडिया लगेगा। तो बिल्कुल सही स्टॉक चुना है आज किरण जी ने। पेपर स्टॉक आज रडार पर रहेंगे ही रहेंगे। आइए बढ़ते आगे, और हिमांशु जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनिल जी, पिक ऑफ द डे से पहले जो अभी आपने कुणाल जी को मिठाई देने की बात करी, उससे पहले अनिल जी शुक्रवार को मतलब कि कल की छुट्टी से पहले वाले दिन जो एक वो हार फेंकने वाली बात हुई थी कुछ, तो मैंने वो ट्विटर पे अनिल जी एक बहुत खूबसूरत फोटो देखी। तो मेरा प्रश्न ये था कि वो जो बड़ा सा हार है, क्या वो आपने बंसल जी को भिजवा दिया है? अच्छा वो, ओहो, अच्छा वो तो मैंने बोला था कि अगर मैं पहना होता पहना होता तो उसी वक्त दे देता। तो ये तो देखो क्या है, ऐसी भावनाएं जब भी आती है, इस तरह की फीलिंग उसी मोमेंट पे आती है। उसके बाद तो फिर लगता है ठीक है, अगली बार तारीफ करेंगे बंसल जी, तब देखा जाएगा। पिछली बार वाली तो गई। जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, मेरे पास हार पहुंच चुका है। अनिल जी आप बोलेंगे तो शुक्रवार को अनिल जी वो हार पहन के दिखाऊंगा, बट उस हार को पहनने के बाद अनिल जी वो हार है यंगस्टर्स का। अनिल जी वो हार पहनने के बाद तो अनिल जी सुमित जी से भी उम्र कम हो जाएगी। तो बाकी लोगों को अगर कॉम्प्लेक्स ना हो तो 2 मिनट की अगर आप परमिशन देंगे तो फ्राइडे को अनिल जी लाइव पहन के दिखा दूंगा वो वाला हार। ना ना, आप तो है ना पहन के फोटो डाल दे रहे ट्विटर पे, हम वही देख लेंगे, या डीएम कर देना। हमको इतना कॉम्प्लेक्स में जाना नहीं, डिप्रेशन में चले जाएंगे, 5-7 लोगों का इलाज करवाना पड़ेगा। बंसल जी वैसे आप इतने स्मार्ट यंग हैं, ऊपर से सबको मतलब बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। चलिए बताएं सर, हिमांशु जी आपका पिक ऑफ द डे। जी अनिल जी, तो पिक ऑफ द डे पर अनिल जी मुझे लगता है कि आज मंथली एक्सपायरी के चलते, डॉलर इंडेक्स की गिरावट के चलते मेटल्स ऑफ कोर्स एक शॉर्ट कवरिंग का स्पेस है। और यहाँ पर एक स्टॉक जो कि जिसमें अच्छी शॉर्ट कवरिंग मिल सकती है आज के सेशन में, वो रहेगा सेल, यानी कि स्टील अथॉरिटी। तो आज के लिए यहाँ पर खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 84-85 रुपए तक के टारगेट्स के लिए 79-79 का स्टॉप लॉस। सेल मेरी तरफ से आज के लिए पिक ऑफ द डे। ओके, तो ये है आपके लिए सेल में खरीदारी करने के लिए। छोटा सा स्टॉप लॉस 79 का लगाएं 84 के टारगेट के लिए। आइए पालवा साहब की भी पिक लेनी है, सेठी साहब की भी लेनी है, और सेठी साहब की तो एक नहीं होती है, अनेक होती है। और जब अनेक पिक्स हैं तो फिर शुरुआत कर देते हैं पहले फर्स्ट रेट की हेडलाइंस के साथ।